हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछली बायोमॉलिक्यूल स्टार्ट किया था और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में हमने बेसिक डेफिनेशंस वगैरह कर ली थी कि बायोमॉलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं, ऑल्टरनेटिवली वो किस नाम से जाने जाते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं एंड मेटाब्लॉम्स क्या होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट में क्या फ़र्क होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स किस में बनते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किस में बनते हैं, दोनों के एग्जाम्पल्स करे थे। ठीक है, तो अब प्लस हमने कॉम्पोजिशन कर ली थी कि जो एलिमेंट्स होते हैं दैट आर ओवरऑल सेम इन लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, चाहे वो लिविंग मैटर हो चाहे वो नॉन लिविंग मैटर हो, ओवरऑल वो सब कुछ थोड़ा बहुत सेम चीजों से बने हैं, सेम एलिमेंट से बने हैं। तो अगर आपको याद हो तो अर्थ क्रस्ट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में एलिमेंट कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन। एंड सेम मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो हमारी लिविंग बॉडी में भी पाया जाता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, दैट इज अराउंड 46.6% और हमारी बॉडी में 65%। सेकेंड नंबर पे अर्थ क्रस्ट सिलिका मिट्टी से बनी है, तो सिलिकॉन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, दैट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट, SiO2 1:2 की रेशियो में सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाएंगे। और हमारी बॉडी में जो है वो सेकेंड नंबर पे कार्बन पाया जाता है। बिग 4 आपको बताए थे, बिग 4 एटम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा, नाइट्रोजन आ जाएगा एंड हाइड्रोजन आ जाएगा। हालांकि कैल्शियम थोड़ा ज्यादा पाया जाता है बट स्टिल इनको 4 बिग कहते हैं। अब आ जाओ एनालिसिस पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हमने ये तो देख लिया कि ओवरऑल सेम है, बट ये ओवरऑल सेम है, लिविंग टिश्यू के अंदर कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, इन फॉर्म में पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में भी होता है, प्रोटीन्स में COH के साथ, मतलब COH के अंदर भी होता है, लिपिड्स के अंदर भी होता है। तो ये हमें कैसे पता चला? तो बेसिकली लिविंग टिश्यू किन किन चीजों से बना है, इनका एनालिसिस। ठीक है, तो जब भी कोई चीज होती है, प्लस आपको रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी बताई थी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या है? जब हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजियोकेमिकल अप्रोच पढ़ते हैं, मतलब उसकी केमिकल एनालिसिस पढ़ते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल बेसिकली डील्स विद रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग कर रहे थे एनालिसिस। ठीक है, सबसे पहले कोई भी लिविंग टिश्यू में 2 तरह के मटीरियल होंगे। लिविंग टिश्यू में ऑर्गेनिक मटीरियल होगा और इनऑर्गेनिक मटीरियल होगा। ऑर्गेनिक मतलब जो सब किसके बने हैं, कार्बन। ठीक है, तो हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, है ना। बायोमॉलिक्यूल्स में वो सारे कंपाउंड आते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कार्बन, जिनके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, कार्बन होता है ऑर्गेनिक। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनिक एनालिसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक एनालिसिस पढ़ेंगे। अब ऑर्गेनिक एनालिसिस के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो मेरी स्किन है इसके अंदर कौन कौन से कितना प्रोटीन है, मतलब अभी मुझे पता नहीं कि किस चीज की बनी है। तो हम इसमें जानना चाहते हैं कि किस कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें कितने कार्बन कंपाउंड है, कितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कोई भी लिविंग टिश्यू लेंगे। दिस लिविंग टिश्यू कुड बी अ पीस ऑफ स्किन, दिस लिविंग टिश्यू कुड बी अ लीफ इन केस ऑफ प्लांट, इट कुड बी अ स्टेम, इट कुड बी अ रूट, ट्विग, फ्लावर, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, एंड इट कुड बी अ पीस ऑफ लीवर, किडनी, कोई भी टिश्यू लेंगे लिविंग टिश्यू। अगर आपको जानना है कि इस लिविंग टिश्यू के अंदर क्या है, तो आपको सबसे पहले उसे गलाना पड़ेगा, तभी आप उसके कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो तोड़नी पड़ेगी। अगर आप जानना चाहते हो मकान किस चीज का बना, तो तोड़ना पड़ेगा, तभी पता चलेगा सीमेंट है, ईंट है। तो इसीलिए हम इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसमें हम डालेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, और फिर हम इसको कुछ टाइम तक डाइजेस्ट होने देंगे। डाइजेस्ट का मतलब है कि इस एसिड को हम काम करने देंगे कि ये इसको गला दे। ठीक है, तो अपने लिविंग टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला, डाइजेस्ट किया, फिर हम उसको थोड़ी देर बाद वी विल स्ट्रेन इट। स्ट्रेन मतलब वी विल फिल्टर इट थ्रू चीज क्लॉथ और अ पीस ऑफ कॉटन क्लॉथ। ठीक है, व्हाट इज चीज क्लॉथ? चीज क्लॉथ का मतलब ये होता है सूती कपड़ा होता है। पहले के जमाने में दूध में नींबू वगैरह डालकर, या मतलब जैसे चीज बनने का जो प्रोसेस होता है, तो आप दूध को फाड़ते हैं उसमें नींबू वगैरह डालकर, तो फिर जो रह जाता है उसको एक सूती कपड़े में बांधकर लटका देते हैं और सारा पानी ड्रेन आउट हो जाता है। तो उसी तरह का क्लॉथ जो कि चीज प्रोसेसिंग में यूज होता है। फिर हम इसको फिल्टर करेंगे थ्रू चीज क्लॉथ। ठीक है, जब हम उसको फिल्टर करेंगे थ्रू चीज क्लॉथ, थ्रू फनल। ठीक है, दिस इज अ फनल। ठीक है, ड्राइंग ऐसी है थोड़ी, कॉनिकल फ्लास्क। ठीक है, आप इसको चीज क्लॉथ के थ्रू फिल्टर करेंगे। ठीक है,
जब आपने यहाँ पे एक चीज क्लॉथ लगा लिया, अब आप इसको फिल्टर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपकी हैवी चीजें होंगी, जैसे हम लोग टी को फिल्टर करते हैं, तो जो टी लीव्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो इसलिए वो ऊपर रह जाती हैं, बाकी सब छन के नीचे आ जाता है। तो जब आपने इसको फिल्टर किया तो कुछ चीजें नीचे छन कर आ गई और कुछ चीजें ऊपर रह गई। जो ऊपर रह गया उसको रेसिड्यू कहते हैं, रेसिड्यू कहते हैं या फिर रिटेनेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर चीजें रह जाएंगी दैट विल बी योर रेसिड्यू एंड रिटेनेंट, और जो नीचे कलेक्ट होकर आएगा इसको हम बोलेंगे फिल्टरेट। ऑब्वियसली ये जो फिल्टरेट होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एसिड, ठीक है। तो जो नीचे छन कर आया है दिस इज योर एसिड। आप इसको कह सकते हो कि ये आपका एसिड सॉल्यूबल पूल, ठीक है। जितनी भी चीजें आपकी एसिड के अंदर सॉल्यूबल होंगी, जितनी भी चीजें एसिड के अंदर सॉल्यूबल होंगी वो छनकर नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो दो हिस्सों में बढ़ गया, ऊपर वाला आपका रेसिड्यू रेटेनेंट और जो नीचे आया दैट इज योर फिल्टरेट। दिस इज नोन एज एसिड सॉल्यूबल पूल। ये सारा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। अब ऑब्वियसली यहाँ पर जो सेपरेशन हो रहा है दैट इज साइज बेस्ड सेपरेशन। अगर आपसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक एनालिसिस का जो इनिशियल स्टेप है उसमें सेपरेशन कैसा है या एसिड सॉल्युबल, तो दैट इज अ सॉल्युबिलिटी बेस्ड एंड साइज बेस्ड सेपरेशन, ठीक है। जिन चीजों का साइज छोटा होगा वो मॉलिक्यूलर वेट छोटा होगा, जो पोलर होंगी नेचर में, पोलर डिजोल्व्स पोलर, ठीक है। तो एसिड का पोलर नेचर है, लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो जो चीजें एसिड के अंदर सॉल्युबल होंगी जिनका साइज छोटा होगा वो और पोलर नेचर की होंगी वो इसमें छन के नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है। और तो बेसिकली जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है, तो वो सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच हैव लो मॉलिक्यूलर वेट विच आर एसिड सॉल्युबल, ठीक है। जैसे लिपिड है, लिपिड्स जो है उनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है बट दे आर नॉट एसिड सॉल्युबल। तो नीचे आने के लिए, यहाँ पर फिल्टरेट में आने के लिए दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल लो मॉलिक्यूलर वेट एंड एसिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड्स के केस में क्या है, दे हैव अ लो मॉलिक्यूलर वेट बट दे आर नॉट एसिड सॉल्युबल। उनके जो वेसिकल बन जाते हैं वो एसिड सॉल्युबल नहीं होते, इसीलिए वो नीचे की तरफ नहीं आ पाते, ठीक है। तो दो कंडीशंस जो फॉलो करेगा, लो मॉलिक्यूलर वेट एंड एसिड सॉल्युबल, वो आपको फिल्टरेट में होगा। तो ये आपकी एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है जिन चीजों का जो वेट है वो 1000 डाल्टन से, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज लेस देन 1000 डाल्टन, दिस इज द डीमार्किंग लाइन, ठीक है। ये एक मार्किंग लाइन है कि जिनका वेट 1000 डाल्टन से कम होगा, ठीक है, उनको हम कहेंगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उनको हम कहेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हर वो चीज जिसका जो साइज है बेसिकली, ठीक है, वो चीजें जिनका जो साइज है वो 1000 डाल्टन से कम होगा वो बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। एंड अबव 1000 डाल्टन, ठीक है, हाई मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मतलब कितना हाई, 1000 से अबव। तो जिनका, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, तो जो 1000 से कम होगा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनका 1000 से ज्यादा होगा दैट इज हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनको हम कहेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, माइक्रो एंड मैक्रो जिस दो शब्दों का फर्क है यहाँ पर, ठीक है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब नॉर्मली देखा गया कि जो, अब हम यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं, बेसिकली आपने जब टिश्यू को डाइजेस्ट कर लिया तो टिश्यू इज मेड अप ऑफ सेल ओनली। तो आपके पास ऊपर एंड यहाँ पर रेटेनेंट में जो भी चीज आया दैट इज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल। तो यहाँ पर देखा गया ये जो एसिड सॉल्युबल पूल है आपका, यहाँ के अंदर जो मैक्सिमम चीजें आई थी उनका जो साइज था वो 18 to 1800 डाल्टन हुआ, ठीक है। मतलब एक्सपेरिमेंटल ऐसा देखा गया, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड कि जितनी भी चीजें कलेक्ट हुई, ठीक है, जितनी भी चीजें एसिड सॉल्युबल पूल में आकर कलेक्ट हुई उनका जो साइज था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 18 to 1800 डाल्टन, ठीक है। और जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स आए इनका अप्रोक्सीमेटली जो वेट था दैट इज अराउंड 10,000 डाल्टन। तो 1000 डाल्टन इज द डिमार्किंग लाइन, बट एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जो ऊपर की चीजें थी उनका वेट 10,000 के अंदर था और जो नीचे कलेक्ट हुआ उनका वेट अप्रोक्सीमेटली 18 से लेकर 800 डाल्टन तक वैरी कर रहा था।
अब जितना भी एसिड सॉल्युबल पूल में आया, ये एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, दैट शोज द साइटोसोल कॉम्पोजिशन। साइटोसोल के अंदर आपका साइटोसोल मीन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी छोटी चीजें थी, जैसे आपका आयंस वगैरह हो गए जो एसिड सॉल्युबल हैं, ठीक है, छोटी यूनिट्स हो गई, वो डिसॉल्व होकर इसमें आ गई एसिड सॉल्युबल पूल के अंदर, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस फिल्टरेट, दिस एसिड सॉल्युबल पूल शोज कॉम्पोजिशन ऑफ cytosol. It represents cytosol composition. साइटोसोल कॉम्पोजिशन। तो फिल्टरेट में एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट साइटोसोल कॉम्पोजिशन, ठीक है। और जो रेटेनेंट आया वो भी आपका सेल ही दिखा रहा है, सेल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्गेनेलीज वगैरह वो पॉलीमर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जितने भी पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर जितने भी आपके पॉलीमर्स होंगे, ठीक है, सेल के अंदर जो भी पॉलीमर्स होंगे वो सब बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स में आएगा। तो पॉलीमर्स में प्रोटीन, प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। देन वी हैव दिस न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। बहुत सारे डीएनए, आरएनए, ये भी एक पॉलीमर ही है, ठीक है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। एंड देन वी हैव पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है, पॉलीसेक्राइड्स। प्लांट्स के केस में जैसे आपका सेलुलोज हो गया, ये सारी चीजें जो हो गई, ग्लाइकोजन हो गया ह्यूमंस के केस में, तो ये जितनी इन्यूलिन, स्टार्च, प्लांट्स के केस में स्टार्च हो गया, इन्यूलिन हो गया, तो ये सब पॉलीसेक्राइड्स हैं, ये अबव की तरफ रिटेनेंट रहेंगे, ठीक है। तो क्लियर आ गया, आपने टिश्यू लिया, डाइजेस्ट किया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड से छान लिया, जो साइटोसोल का कंपोजिशन है एसिड में सॉल्युबल होकर नीचे आ जाएगा। 1000 डाल्टन से जिनका साइज नीचे है वो फिल्टरेट, 1000 साइड से ऊपर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें 3 चीजें आती है, दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। यहाँ पर wrongly पाए गए एक्सेप्ट लिपिड्स, ठीक है। फिल्टरेट रेटेनेंट के अंदर हमें लिपिड्स पाए गए, बट लिपिड्स आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन रेटेनेंट बट दे आर नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर डिस्कस करते हैं लिपिड का केस क्या है। अब लोग लिपिड्स का, ठीक है, तो एक बार फटाफट क्विक रिवीजन करो। बायोमोलिक्यूल्स किन्हें कहते हैं? वो सारे मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को ऑल्टरनेटिवली मेटाबोलाइट्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारे मेटाबॉलिक साइकिल्स में बनते हैं। कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल इज कॉल्ड मेटाब्लोम, ठीक है। कलेक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल इज कॉल्ड मेटाब्लोम। 2 तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो आपके नॉर्मल साइकिल में बनते हैं वो प्राइमरी मेटाबोलाइट इस सबके अंदर पाए जाते हैं। अगर साइकिल डाइवर्ट हो जाती है या कुछ नई साइकिल्स चलती हैं और कुछ अलग तरह के कंपाउंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, दैट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जिनका कोई फंक्शनल रोल डिफाइन नहीं है। ये प्लांट्स और माइक्रोब्स के अंदर पाए गए हैं कि ज्यादातर उनके अंदर कोई फंक्शनल रोल नहीं है, बट स्टिल कुछ अदर तरह की मेटाबॉलिक साइकिल्स चालू हो गई या एक नॉर्मल मेटाबॉलिक साइकिल ने कुछ और बना दिया, ठीक है। तो इनका फंक्शनल रोल उनमें नहीं होता, बट दे कुड बी ऑफ यूज, मेडिसिनल यूज और सम अदर काइंड ऑफ यूज टू ह्यूमन बींग्स। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हो गए, जिसमें अल्कलॉइड्स आते हैं, टर्पेनॉइड्स आते हैं, ड्रग्स आती हैं कुछ, ठीक है। नाउ विल डिस्कस द केस ऑफ लिपिड। लिपिड जो है इट इज ऑब्टेन्ड इन रेटेनेंट, ठीक है। ये रेटेनेंट के अंदर आता है, बट इट इज नॉट अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। इट इज नॉट अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये आता रेटेनेंट में है, बट इट इज नॉट अ बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इट इज बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ठीक है, तो लिपिड इज अ बायो मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। फिर ये ऊपर आता क्यों है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज एसिड इनसॉल्युबल, ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाता है, इसीलिए आता है। पर अब ये एसिड में सॉल्युबल क्यों नहीं हो पाता? नॉर्मली जो लिपिड होता है इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड, ठीक है।
तो लिपिड जो होता है इट्स अ पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, ठीक है। ये जो आपकी लिपिड की बायलेयर है ये बहुत अच्छे से अरेंज्ड है किसमें, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर। बट जब आप डाइजेस्ट करते हो, जैसे आपने देखा होगा दूध है, दूध अगर ठंडा हो जाता है तो अगर आपने दूध को ठंडा कर दिया तो जब आप दूध को ठंडा कर देते हो तो उसके ऊपर मलाई की एक पूरी परत जम जाती है। दूध के अंदर क्रीम है, क्रीम मतलब ऑयल है, ऑयल मतलब लिपिड है, ठीक है। तो दूध के अंदर जो ऑयल है वो आपको नॉर्मली दिखाई नहीं देता। जब आप एकदम फ्रेश पैकेट लेकर आते हो, उसको खोलते हो, ठंडा दूध है, उसके अंदर घुला मिला हुआ है, ठीक है, आपको पता नहीं चलता। बट जहां पर आप उस दूध को गर्म करते हो, जैसे आपने उसको गर्म किया तो आपको उस पर ऑयल की ड्रॉप दिखने लग जाती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हीट ने उसकी जो यूनिफॉर्मिटी है, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको कहीं ना कहीं हीट ने इफेक्ट किया, तोड़ दिया। सिमिलरली सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड है वो अरेंज्ड है, ठीक है, इसीलिए हमें ज्यादा पता नहीं चलता, वो उसके अंदर घुला मिला। बट जैसे ही हमने एसिड डाला तो एसिड ने इसके इस स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं क्या कर दिया, डिसरप्ट कर दिया, ब्रेक कर दिया। बेस्ट एग्जाम्पल मिल्क से ही समझो। मिल्क है, बिल्कुल फ्रेश मिल्क है, आपको पता भी नहीं चल रहा उसमें ऑयल नाम की कोई चीज है, ठीक है, एकदम ठंडा दूध है, जैसे पैकेट से खोल के लाया, बट आपने हीट किया तो हीट ने उसकी जो लिपिड्स है, थोड़े बहुत लिपिड्स को फ्री कर दिया उन्होंने, जो भी एनर्जी गेन करी, जो भी किया, उसका जो कॉम्पोजिशन, जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन था, उसको डिस्टर्ब किया, तो आपको उसमें ऑयल की ड्रॉप्स लगने लगी, दिखने लगी। क्यों? क्योंकि वो इनसॉल्युबल हो गया ना। तो जो जितना भी लिपिड कंटेंट थोड़ा बहुत इनसॉल्युबल हुआ वो हल्का होता है तो वो तैर के ऊपर आ गया ड्रॉप्स के फॉर्म में, ठीक है। और फिर आपने उसको छान लिया, छान के वो मलाई अलग हो गई, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम जैसे आपने इसका अरेंजमेंट हो रखा है सेल मेम्ब्रेन में, आपने इसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला जिसने इसके अरेंजमेंट को डिसरप्ट कर दिया। अब जब इसकी अरेंजमेंट डिसरप्ट हो गई तो इसने कुछ वेसिकल्स बना लिए इस तरीके से। अब ये जो वेसिकल्स बने, इनका जो साइज है, वेसिकल्स का जो साइज है वो बड़ा हो गया, ठीक है, प्लस वो एसिड इनसॉल्युबल हो गए। तो ये जो वेसिकल्स बने दे बिकम्स एसिड इनसॉल्युबल, ठीक है, जिसकी वजह से लो मॉलिक्यूलर वेट होने के बावजूद भी ये ऊपर की तरफ रिटेन हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस बिकम्स एसिड इनसॉल्युबल, सो कम्स इन रेटिनिन, समझ गए, सो कम्स इन रेटिनिन। तो लिपिड पूछा जाए तो दे आर बेसिकली माइक्रोमोलिक्यूल्स बट ऑब्टेन्ड along with macromolecules, because when we put trichloroacetic acid it disrupts its distribution in cell membrane and leads to the formation of acid insoluble vesicles which basically gets obtained on the retinine, ठीक है। ये तो हो गया लिपिड का केस। अब बेसिकली आपका जो चैप्टर है अब इन्हीं को एक एक करके पढ़ता है, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही पढ़ा जा रहा है। मैक्रोमोलिक्यूल में पहले कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करा, जैसे प्रोटीन डिस्कस करा हुआ है, फिर आपका प्रोटीन के बाद कार्बोहाइड्रेट डिस्कस किया, न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर डिस्कस किया गया है, माइक्रोमोलिक्यूल्स में लिपिड का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया गया है, फिर उसके बाद आपका एक एंजाइम वाला सेक्शन है, ठीक है। तो एक एक करके इन सब चीजों को डिस्कस किया, तो वैसे ही हम करेंगे, ठीक है। तो पहले एक नॉर्मल कॉम्पोजिशन ऑफ वो लिख लेते हैं सेल, मैं इसको मिटा रही हूँ। ठीक है, तो अब आ जाओ एवरेज, ये थोड़ा सा याद रखना, एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, ठीक है। अभी इनऑर्गेनिक एनालिसिस भी बताऊंगी, ठीक है। एवरेज कॉम्पोजिशन ऑफ सेल, एक एवरेज सेल की एक एवरेज कॉम्पोजिशन क्या होती है। नॉर्मली सेल के अंदर वाटर पाया जाता है, मैक्सिमम इज वाटर 70 to 90%, ठीक है। दिस डाटा यू हैव टू रिमेम्बर, ठीक है, एनसीईआरटी का डाटा है, याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद ऐसे याद रख लो PNCN, P इज फॉर प्रोटीन, ठीक है, देन N इज फॉर न्यूक्लिक एसिड, your RNA DNA, C is for your carbohydrate,
L is for your lipids and last is I is for your ions. ठीक है, this is 5, 3, 2, sorry, this is 10, 5, 3, 2, 1. ठीक है, 5 to 7, 10 to 15, 5 to 7%, 3%, 2%, 1%. ठीक है, तो ये आपकी कॉम्पोजिशन हो गई. मैक्सिमम जो सेल की कॉम्पोजिशन है दैट इज वाटर, 70 to 90% वाटर है हमारे अंदर. नेक्स्ट सेकेंड अबंडेंट इज प्रोटीन. देन वी हैव न्यूक्लिक एसिड, RNA DNA हर सेल के पास. देन वी हैव कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड अरेंजमेंट आ सकती है आपको इसकी. तो दिस इज द एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट लिख लेना इनऑर्गेनिक एनालिसिस. इनऑर्गेनिक एनालिसिस, ठीक है, इसको मिटा रही हूं मैं. इनऑर्गेनिक एनालिसिस पे चलेंगे. इनऑर्गेनिक एनालिसिस का मतलब है नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. ठीक है, जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम. हमारे सेल्स के अंदर कैल्शियम है जो कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको स्टोर करके रखता है. तो ऑन एन एवरेज हमारे सेल में कितना कैल्शियम हो गया. थोड़ा मैग्नीशियम है, एटीपीज की एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम चाहिए. क्लोराइड्स है, सोडियम है. ट्रांसपोर्टर्स लगे होते हैं जो कि सोडियम और क्लोराइड डिपेंडेंट होते हैं. आपका करंट चलता है कुछ मसल्स के अंदर एंड ब्रेन के अंदर, वो सोडियम एंड पोटेशियम डिपेंडेंट है. तो सेल के अंदर ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं. ये हमें कैसे पता चला, इनऑर्गेनिक एनालिसिस. तो नेक्स्ट वी विल डील विद इनऑर्गेनिक एनालिसिस ऑफ ऑब्वियसली लिविंग टिश्यू. प्लांट्स के अंदर इनऑर्गेनिक एनालिसिस और भी अलग तरीके के होंगे. ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपने जो भी लिविंग टिश्यू लिया, आपने जिस भी लिविंग टिश्यू से डील कर रहे हो आपने ले लिया. ठीक है, जैसे ये नॉर्मल प्रोसीजर है. ठीक है, ये शुरुआत का जो प्रोसीजर है दैट इज कॉमन. तो आपने लिविंग टिश्यू लिया, लीफ ले लिया, आपने स्किन का टिश्यू ले लिया एंड लेट इट ड्राई. ठीक है, तो आपने इसको ड्राई होने दिया. ठीक है, लेट इट बी एयर ड्राई. एयर ड्राई होने लगा. अब आप खुद ही सोचो, संतरा भी आप घर में नींबू लाए हो वो भी छोड़ देते हो. अगर वो बाहर रखे रह जाएं तो वो एकदम सिकुड़ जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं. आपने संतरे के छिलके देखो सिकुड़ के, तो वो जितना भी मैटर है वो टाइम लेता है बट इवेपोरेट हो जाता है. तो आपने फर्स्ट उसको ड्राई किया. ठीक है, ड्राई करने पे देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, एज द वाटर विल इवेपोरेट इट विल गिव्स यू ड्राई वेट. ठीक है, तो आपके पास जो है वो ड्राई वेट आ जाएगा. ठीक है, आपके पास जो है वो ड्राई वेट आ जाएगा. तो सबसे पहले इनऑर्गेनिक एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू. इसमें हम लोग सेल के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है वो देखेंगे. इसके लिए आपने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, लीफ लिया, स्किन लिया, कोई भी पार्ट लिया. उस लिविंग टिश्यू के अंदर आपको आपने एयर ड्राई होने दिया. ठीक है, जब एयर ड्राई होगा तो वो सूखेगा. सूखेगा मतलब क्या, उसका जो वाटर कंटेंट है दैट विल बी लॉस्ट. आपको उसका ड्राई वेट आ जाएगा. ठीक है, आपको ये जितना भी आपका ड्राई वेट आएगा